हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरबी जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम प्रिपरेशन करते हैं रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बैंक, झारखंड एसएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा आरओ की, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके लिए दो सीरीज लेकर के आते हैं। पहला एक करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू, जिसमें हम प्रतिदिन के 10 एमसीक्यू प्रश्न को कवर करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और साथ साथ अभी जो मेरा दूसरा सीरीज चल रहा है वो रेलवे एनटीपीसी के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जून में आने वाला है, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है और एएलपी टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया है। तो रेलवे एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। बिल्कुल फ्री में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। यदि आप इस चैनल पे लगातार बने हैं और मेरे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और करंट अफेयर्स वाले वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने चैनल पे आगे चलते हैं और आज का पहला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, किसे ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कमल किशोर सोन, माधवी पुरीबूज, कृष्णा प्रकाश और श्री एटी रविशंकर। दोस्तों, इसका सही आंसर है कमल किशोर सोन को एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक सोशल सिक्योरिटी संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करती है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके जो महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किए गए हैं वो हैं कमल किशोर सोन। दोस्तों, माधवी पुरीबूज सेबी के चेयरमैन हैं। कृष्णा प्रकाश को हिंदी भारतीय साहित्य से सम्मानित किया गया है और ये श्री एटी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। दोस्तों, कमल किशोर सोन झारखंड कैडर के बैच 1998 के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें यह पदभार मिला है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित है। प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इनमें से कितने किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना लाभ छोड़ दिया है? यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी लाभ उन्हें मिलता था, जो भी प्रॉफिट उन्हें दी जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे उन्होंने छोड़ दिया है। ऑप्शंस है 3 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक और 2 लाख से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1 लाख से अधिक। कुल मिलाकर के 1,16,000 ऐसे किसान हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले अपने लाभ को स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ दिया है। और ये छोड़ने में सबसे अधिक बिहार से हैं, सबसे अधिक किसान बिहार से हैं, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश से हैं और तीसरे नंबर पे राजस्थान से हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू की गई, जिसमें यह एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएम किसान केंद्र प्रायोजित एक योजना है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर, ये एक सेंट्रल सेक्टर योजना है। दोस्तों, योजनाएं दो तरह की होती है, जो भी योजना होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों में अंतर यह होता है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसमें 100% शेयर गवर्नमेंट का होता है, 100% फाइनेंस उसमें गवर्नमेंट करती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फाइनेंस कौन करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में यही फाइनेंस का जो लेवल है उसमें चेंज हो जाता है, ये रेशियो में बट जाता है 60:40 और 90:10। 60:40 और 90:10 ये हिमालय प्रदेश के लिए और साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए, उत्तर पूर्वी के राज्यों के लिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अन्य जितने भी उत्तर प्रदेश के राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसके लिए 90% फाइनेंस इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उसमें 60% फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% फाइनेंस स्टेट गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है उसमें 100% फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो पीएम किसान जो ये योजना है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस। दूसरा देख लेते हैं, इस योजना की शुरुआत 2019 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जो रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट में ये 6,000 रुपए का लाभ लेने वाले जो किसान हैं वो 1,16,000 ऐसे किसान हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस लाभ को त्याग दिया है, स्वेच्छा से इस लाभ को छोड़ दिया है। इसमें टॉप नंबर पे बिहार है, सबसे ज्यादा बिहार के किसान हैं, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के किसान हैं और तीसरे नंबर पे राजस्थान के किसान हैं। इन्होंने पीएम किसान से मिलने वाले योजना में अपने लाभ को स्वेच्छा से त्याग कर दिया है। अगला प्रश्न है 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। दोस्तों प्रतिवर्ष एक ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बार 15 से 21 जून को 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है मुंबई। दोस्तों मुंबई में 18वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। साथ साथ इस आयोजन में जितने भी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा उन सभी फिल्मों का प्रदर्शन मुंबई के साथ साथ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे शहरों में भी किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये मुंबई में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया, एक पेड़ मां के नाम। दोस्तों दिल्ली में पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया और 18वां फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून 2024 को आयोजित किया जाएगा मुंबई में। साथ में इसमें जितना भी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा वो मुंबई के साथ साथ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह 2019 में शुरू किया गया, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरा, यह 2019 से शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में 2 कन्वेंशन का आयोजन किया गया, एक जेनेवा कन्वेंशन और दूसरा अदिस अबाबा कन्वेंशन। इस दोनों कन्वेंशन में खाद्य सुरक्षा के भविष्य को और सुदृढ़ करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई
और तब से ही 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 600 छक्के लगा करके इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाले जो क्रिकेटर बने हैं वो है रोहित शर्मा। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के हैं, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन या उसका मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह है सिक्किम। सिक्किम में प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल और मैनेजमेंट करने के लिए एक प्लांट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन सिक्किम के चांगवू में किया गया है। इसे देखते हैं कि भारतीय सेना का एक विंग है त्रिशक्ति। भारतीय सेना का एक त्रिशक्ति कोर ने उत्तर बंगाल और सिक्किम के कई भागों में गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही पूर्वी सिक्किम में चांगगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, दोस्तों सिक्किम के चांगगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का भी उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट जो है वो सेना की सद्भावना पहल का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। इसके बारे में देख लेते हैं एक और फिर से। प्लास्टिक अपशिष्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? सिक्किम में, सिक्किम के चांगगू में यह किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने पर्यावरण दिवस नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में गो ग्रीन पहल के नाम से मनाया है और साथ साथ इस एक प्लांट का भी उद्घाटन सिक्किम में इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दो वेटलैंड को रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है बिहार। दोस्तों बिहार के 2 वेटलैंड साइट को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। एक्सप्लेनेशन है, भारत का रामसर सम्मेलन में के तहत नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले और झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। यानी कि नागी और नकटी दोनों कहाँ स्थित है? तो जमुई जिले में और झाझा वन क्षेत्र में। रामसर साइट की संख्या इसी के साथ भारत में बढ़कर 82 हो गई है और भारत अब तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से चीन के साथ खड़ा है। पहले स्थान पर यूके है। तो 2 वेटलैंड साइट हाल ही में शामिल किया गया है। कहां से? बिहार से। भारत में टोटल वेटलैंड साइट हो गई है 80। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि रामसर कॉन्वेंशन के बारे में। पहले जान लेते हैं आर्द्रभूमि क्या होता है, यानी कि वेटलैंड क्या होता है। दोस्तों वेटलैंड एक नमी वाला और दलदली भूमि वाला वो क्षेत्र होता है जहां पे हमेशा वर्ष भर आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ रहता है। आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हमेशा उसमें पानी भरा हुआ रहता है। इसमें नमी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और यह एक दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है जो प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए एक स्पंज का काम करता है। दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है वेटलैंड, ये क्षेत्र प्रकृति में पानी को छानने के लिए और सोखने के लिए माना जाता है।
साथ साथ ये काफी नमी वाला क्षेत्र होता है। ये जल को शुद्ध करने का काम करता है और जल को प्रदूषण से मुक्त करता है। इसमें वर्ष भर पानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। जब कभी भी बाढ़ की स्थिति आती है तो ये भूमियां तलछट को और पोषक तत्वों को अपने में समाहित कर लेती है और अशुद्ध पानी को नदी में प्रवाहित होने से रोकती है। इसे किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है और इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। यानी कि आर्द्र भूमि को किडनी ऑफ द लैंडस्केप और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। यहां पे देखते हैं, आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे वर्ष भर पानी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? पानी को छानना एवं सोखना। ये एक स्पंज की तरह काम करता है। दूसरा, यह पानी को शुद्ध भी करता है, जिस कारण से इसे किडनी ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं। जब कभी भी बाढ़ का समय आता है तो ये सभी नमी को और पोषक तत्वों को सोख लेता है। दूसरा, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हमेशा अधिक मात्रा में नमी पाया जाता है। यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन इसी आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए आयोजन किया गया। आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए किस चीज से? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। रामसर ईरान का एक शहर है जहां पे सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 में इसका आयोजन किया गया और आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए, आर्द्रभूमि को बचाने के लिए इसमें बहुत सारे प्रोग्राम पे चर्चा की गई। भारत इस रामसर कन्वेंशन का सदस्य, रामसर कन्वेंशन पे सिग्नेचर 1982 में किया। वर्तमान में इस कन्वेंशन पे सिग्नेचर करने वाले देशों की संख्या 172 है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का 2024 का इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अगला प्रश्न, इंडेक्स दुबई अंतरराष्ट्रीय एक प्रदर्शनी है। इंडेक्स दुबई एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है। इसका लक्ष्य क्या है? दुबई के रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा देना, वैश्विक संस्कृति का आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इंटीरियर डिजाइन के रुझानों को प्रदर्शित करना या नवाचार, वस्त्र नवाचार के क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना। दोस्तों, इंडेक्स दुबई प्रतिवर्ष दुबई में एक आयोजित की जाने वाली इंटरनेशनल प्रदर्शनी है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, इसका लक्ष्य होता है, वो होता है इंटीरियर डिजाइन के रुझानों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
जितने भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंटीरियर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रही है, इंटीरियर डिजाइन वाले प्रोडक्ट बना रही है या उसमें कोई भी इनोवेशन का काम करती है, उसके नवीनतम उत्पाद और उसके इनोवेशन को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह मंच क्या कौन प्रदान करता है? तो इंडेक्स दुबई। इसका आयोजन प्रतिवर्ष दुबई में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ मिलकर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक ऑर्डर हासिल किया है? दोस्तों ये प्रोजेक्ट 3500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ये अडानी पावर से प्राप्त किया है और यह प्रोजेक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दो पर्यावरणविद, दो इन्वायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ने कौन से टाइगर रिजर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया है? तो यह है राजाजी नेशनल पार्क। दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क में जयधर गुप्ता और विजय धसमाना ये दोनों मिल करके एक बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किए हैं। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में अवस्थित है। इसी के साथ मेरा आज का 10 करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट हुआ और आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। साथ साथ मेरा रेलवे एनटीपीसी PYQ वाले सेशन से अवश्य जुड़िए। अगर आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपको PYQ में निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। दोस्तों जी हाँ, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। यूट्यूब में पहली बार फ्री में किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस। तो आप मेरे इस दोनों सेशन से जुड़े हुए रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।